जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 2 दिसंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। देखो, फर्स्ट पेज पे 2 न्यूज़ है, दोनों को आप लोग देख सकते हैं, एक बार इसको पढ़ सकते हैं। अब देखो, ओमिक्रॉन को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। डेली इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए और उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आएगा या कोई इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस होगी या WHO का कोई स्टेटमेंट आएगा तो ऐसे कंडीशन में आप उसे देखना, डेली इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जब किसान आंदोलन चल रहा था तो प्रत्येक दिन किसान आंदोलन पे कुछ ना कुछ एडिटोरियल आता था या कुछ ना कुछ न्यूज आती थी। इसी तरह से देखोगे, जब NRC को लेकर के विरोध चल रहा था तो प्रत्येक दिन इस पे न्यूज आती थी। तो डेली इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक आइडिया होना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो PDF होता है, ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ, तो जो लोग भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं जाकर के ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, या टेलीग्राम पे जाओगे, विजडम एजुकेशन सर्च करोगे, हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। अब देखो, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि संसद की एक अस्थायी समिति है जिन्होंने रिकमेंडेशन किया है कि देश भर में सामान्य पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई नेता नहीं बोल रहा है, संसद की अस्थायी समिति बोल रही है, इसलिए इसका महत्व है। पेज 2 पे राष्ट्रीय राजधानी का न्यूज़ होता है, दिल्ली का न्यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होता। पेज 3 पे ये जो देखो, अभी संसद का सत्र चल रहा है, निश्चित तौर पे कई सारे बिल पेश होंगे। तो संसद के सत्र में जो बिल वगैरह पेश होंगे या पारित होंगे, उसकी जो चर्चा होगी उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। मसलन अभी बांध सुरक्षा विधेयक 2019 का विधेयक है, ये काफ़ी चर्चा में एक बार फिर से आया और इसका रीज़न है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट आपके लिए घेर दिया, इसको आप लोग पढ़ लेना। देश में 100 साल से पुराने 293 बांध है, 293 बांध ऐसे हैं जो अंग्रेज की देन है, जो 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। देश में कुल 5344 बांध है, जिसमें 92% बांधों का निर्माण एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियों पर किया गया। तो नदी को डिस्प्यूट को लेकर के बांध सुरक्षा विधेयक में कुछ प्रोविजन किया गया। बाकी इसको आप लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कर सकते हो। ये न्यूज़ या बांध सुरक्षा विधेयक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 2 वर्ष से ये चर्चा में। इसको भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। तट रक्षक बेड़े में शामिल हो सकते 10 नए उन्नत हेलीकॉप्टर, ये भी बिल पेश हुआ है। सहायक प्रजनन तकनीक नियमन विधेयक 2021, इसको भी एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जो भी बेसिकली ये है कि संसद में जो बिल चर्चा में होगी या जो बिल पारित होगी, जो पारित होगी उसके बारे में तो आपको पढ़ना ही है। जो बिल चर्चा में रहेगी उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जरूर जानकारी होना चाहिए। लेकिन जो बिल पारित हो गया उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो है दिल्ली में पोल्यूशन चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में निर्माण कार्य को बंद किया गया है, लेकिन फिर भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, जिसमें संसद भवन का निर्माण हो रहा है या कई सारे भवन का निर्माण हो रहा है, दिल्ली में गवर्नमेंट भवन का कई सारा निर्माण हो रहा है, वो काम अभी भी चल रहा है। तो उसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा था कि आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण अभी क्यों कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि हम प्रदूषण के नियम का पालन कर रहे हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जरूरी है बनना, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बनने से जो है पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन के नियम का हम पालन कर रहे हैं। देखो, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक संबंधित है जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर के। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, लेट से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलने के बराबर है। तो ये मैंने नहीं किया, ये टिप्पणी किया माननीय कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा ये टिप्पणी किया गया। इस न्यूज़ को पढ़ोगे तो 2-3 चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगेगी। एक तो खुद जुडिशियल रिफॉर्म्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरा कि UAPA एक्ट आया था, 1967 का एक्ट था, 2019 में इसमें संशोधन किया था। तो UPA एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम इसे कहा जाता है हिंदी में, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में आई थी, मुंबई अटैक के बाद इसकी स्थापना किया गया था।
आतंकवादी गतिविधि को रोकने के लिए एनआईए काम करती है, या कहीं भी आतंकवादी घटना होगी तो वो एनआईए ही जाके जांच करेगी। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो 2-3 संस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए इस न्यूज के बैकग्राउंड में। ऑलरेडी मैंने कई बार डिस्कस किया, इसलिए मैं डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ डिटेल में, लेकिन मैंने कई बार ऑलरेडी डिस्कस किया। देखो मुझे समय थोड़ा कम मिल रहा है, इसलिए मैं डिटेल में एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फिलहाल कि इस न्यूज़ में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके लिए, और ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। मुझे ये समझने में काफ़ी समय लगा, इसलिए मैं ये जो दैनिक जागरण का एनालिसिस मैंने स्टार्ट किया था उसका रीज़न यही था कि खास करके हिंदी मीडियम के बेल्ट के जो बच्चे हैं उनको ये नहीं पता होता कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। क्या पढ़ना उससे अधिक इम्पॉर्टेंट है क्या छोड़ना। आपको प्रत्येक न्यूज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और किसी न्यूज़ को अगर आप पढ़ रहे हो तो उस न्यूज़ में क्या क्या पढ़ना चाहिए ये अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो इस न्यूज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस न्यूज़ के पढ़ने से एक तो जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में आपको एक टॉपिक आपके पास होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर के अभी तक क्या क्या किया गया है, माननीय कोर्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, ऑनलाइन व्यवस्था न्यायपालिका में की जा रही है, ठीक है। तो कई सारे काम किया जा रहा है जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर के। जुडिशियल रिफॉर्म्स में वर्तमान में क्या क्या खामी है इसके बारे में पता होना चाहिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का क्या क्या काम है। बेसिकली एनआईए की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया, और साथ ही साथ उपा अधिनियम काफ़ी चर्चा में रहा, यूएपीए उपा बोलते हैं इसे, 1967 का कानून है। 2019 में इसमें संशोधन क्यों किया गया, राइट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो एक मैं फैक्ट बताता हूँ उपा के बारे में। जब मैं डिस्कस करता हूँ उपा के बारे में तो मैं यहाँ पे चर्चा ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ आपको यूएपीए के बारे में। यूएपीए जो है 1967 का कानून था। 2019 में संशोधन में क्या किया गया मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा फैक्ट। 90s भारत में क्या होता था कि किसी भी संगठन को आतंकवादी घोषित किया जा सकता था उपा एक्ट के द्वारा। किसी संगठन को आपने आतंकवादी घोषित कर दिया, लेकिन इस एक्ट में ये प्रोविज़न नहीं था कि किसी व्यक्ति को आप आतंकवादी घोषित कर सकते हैं, राइट। अब सोच के देखो कि भारत जो है यूनाइटेड नेशन जाता है, बोलता है कि मसूद अजहर को जो है, यूनाइटेड नेशन जाकर बोलता है कि मसूद अजहर को आप आतंकवादी घोषित कर दीजिए। अमेरिका की रिक्वेस्ट करता है कि मसूद अजहर को आप आतंकवादी घोषित कर दीजिए, लेकिन मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने की क्षमता भारत में ही नहीं था। भारत में कोई कानून नहीं था कि उसको हम आतंकवादी घोषित कर सकते थे। हाफिज सईद को हम विदेश से बोलते हैं कि आप आतंकवादी घोषित कर दीजिए, यूनाइटेड नेशन में बोलते हैं कि आप आतंकवादी घोषित कर दीजिए, लेकिन भारत हाफिज सईद को खुद आतंकवादी घोषित नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके लिए कोई कानून नहीं था। तो उपा में जो संशोधन किया गया है, इसमें क्या किया गया है, पहले था कि किसी संगठन को आप आतंकवादी संगठन घोषित कर सकते हैं। अब इसमें संशोधन करके ये कर दिया गया था कि आप किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकते हैं, राइट। बाकी इसको पढ़ लेना आप लोग। देखो ये बहुत फेमस किताब है हमारे देश के विदेश मंत्री की एस जयशंकर की। अंग्रेजी में इसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। कई सारे स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है इस किताब के बारे में। हिंदी इसका संस्करण अब आ गया है, परिवर्तनशीलता विश्व में भारत की रणनीति, हिंदी का इसका नाम है। तो कई सारे स्टेट पीसीएस में इसमें क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि हमारे देश के विदेश मंत्री का किताब का नाम क्या है। पराग के सीईओ बनते ही ट्विटर में सख्त के निजता का नियम निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम उठाया है। देखते हैं अब इतना कितना सस्टेन करेगा, तो इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। अब देखो ये टॉपिक मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट मीडिया का या सोशल मीडिया का किस तरह से पॉजिटिव यूज किया जा सकता है और किस तरह से निगेटिव यूज किया जा सकता है, इस पे ऐसे भी आ सकता है, और इस पे मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में कल से असर दिखाएगा जवाद चक्रवात, भारी बारिश की संभावना है। जवाद चक्रवात के बारे में मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। देखो ये जो है टोटल 13 देश हैं। यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखोगे तो 13 देश हैं, और प्रत्येक देश ने 13 नाम दिया, राइट। तो 13 देश हैं, 13 नाम प्रत्येक देश ने दिया है, 169 नेम होता है, और ये नेम वाइज तूफान आता है। जैसे अभी जो ये जवाद तूफान है, ये नाम दिया है आपको सऊदी अरेबिया ने। इससे पहले शाहीन तूफान आया था जिसका नाम दिया था कतर ने। उससे पहले गुलाब तूफान आया था जिसका नाम पाकिस्तान ने दिया था।
उससे पहले यास तूफान आया था जिसका नाम ओमान ने दिया था। उससे पहले टोक्टे आया था जो म्यांमार ने देश का नाम दिया था। अच्छा, जावेद के बाद कौन सा आएगा, सॉरी जवाद के बाद कौन सा तूफान आएगा? तो जवाद का नाम आपको सऊदी अरबिया ने दिया है, और सऊदी अरबिया के बाद जो नेक्स्ट तूफान आएगा वो श्रीलंका इसका नाम दिया है, उसका नाम है असोनॉल। तो इसके बाद जो है असोनल तूफान आएगा। तो बेसिक ये है, जैसे मान लो ये लिस्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद यहाँ से फिर शुरू होगा, सेकंड लिस्ट शुरू होगा, उसके बाद थर्ड लिस्ट शुरू होगा। तो इस तरह से 169 नाम ऑलरेडी है। जो जो तूफान आएगा उसका नामकरण देश के आधार पर यहाँ पे कर दिया जाता है। हिंद महासागर के 13 देश हैं और ये 13 ही देश को 13 नाम देने के लिए बोला गया था, और इसी नाम के आधार पे तूफान का नाम दिया जाता है। इसलिए नामकरण का जो तरीका है वो यही तरीका है। बाकी इसको आप लोग पढ़ लेना, याद रख लेना। जवाद तूफान का नामकरण जो किया है वो नाम किया है सऊदी अरब ने। जीएसटी संग्रह दूसरे सर्वोच्च स्तर पे, देखो जीएसटी संग्रह जो है इस वर्ष सर्वोच्च स्तर पे पहुंचा था, आई थिंक अप्रैल में पहुंचा था, यहाँ पे होगा, हाँ देखो अप्रैल में पहुंचा था 1.41 लाख करोड़ रुपया, और इस बार जो है 1,31,526 करोड़ रुपया हुआ। तो नवंबर महीने में सेकेंड हाईएस्ट पहुंचा है इस फिनेंशियल ईयर में। सबसे सर्वोच्च रहा है 1.41 लाख करोड़ जो आपको अप्रैल का था। बेसिकली आपको याद होना चाहिए, देखो जीएसटी के बारे में जब आप चर्चा करते हो तो सरकार जब जीएसटी लाई थी तो सरकार का टारगेट था कि 1 लाख करोड़ रुपया हमें प्रत्येक महीना पार करना। निश्चित तौर पे कोरोना के बाद हम ये स्थिति देख रहे हैं कि सरकार को जीएसटी संग्रह प्रत्येक महीने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिल रहा है। तो ये सकारात्मक कदम कह सकते हो अर्थव्यवस्था के लिए है। इसको भी एक बार आप देख सकते हो, CGC कॉमन सर्विस सेंटर, CSC है कॉमन सर्विस सेंटर, जहाँ पे मान लेते हैं कि आप पैन कार्ड वगैरह, पैन कार्ड तो नहीं कहूँगा लेकिन आधार कार्ड वगैरह भी बन सकता है कॉमन सर्विस सेंटर में, या बहुत सारा काम होता है वहाँ पे। कॉमन सर्विस सेंटर में बहुत सारा काम होता है, राशन कार्ड वगैरह बन सकता है, तो बहुत सारा सुविधा कॉमन सर्विस सेंटर में देता है। अब आज क्या होगा कि कॉमन सर्विस सेंटर के लिए एक वॉलेट लॉन्च करेगा, यानी आप पैसा अपने वॉलेट में रखो, कॉमन सर्विस सेंटर के वॉलेट में रखो, और जब वहाँ पे जाओगे कॉमन सर्विस सेंटर में, मान लेते हैं आपको आधार बनवाना है तो 50 रुपये लगता है आधार बनवाने का, वो आपको डायरेक्टली वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र कर दोगे आप। देखो ये भी सकारात्मक कदम है, लेकिन यहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ वो यहाँ पे इस पॉइंट पे कि सरकार का टारगेट है इस फिनेंशियल ईयर में 400 बिलियन डॉलर के निर्यात का, 400 बिलियन डॉलर का हमें निर्यात करना है, और अभी तक जो है 262 बिलियन डॉलर हो चुका है, यानी हमें 138 बिलियन डॉलर और निर्यात करना है। दिसंबर से लेकर के मार्च तक हमारे पास समय है, यानी 4 महीना में हमें 138 बिलियन डॉलर हमें अधिक निर्यात करना है। तो ये हमारा टारगेट है। एक बार इसको आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। एडिटोरियल में आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिख नहीं रहा, बस एक ये मंथन दिख रहा है इंपॉर्टेंट, एनपीए को लेकर के मंथन है। एनपीए जीएस पेपर 3 में आपको काम देगा, लगातार चर्चा भी रहता है, इसलिए इस टॉपिक को जरूर आप लोग पढ़ें। यूक्रेन ने नाटो से रूस पे प्रतिबंध के लिए रहने को किया आग्रह। देखो यूक्रेन का एक जगह था, मैं जगह भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, उस जगह के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। यूक्रेन के उस जगह को रूस ने अधिग्रहण कर लिया था, आई थिंक क्रीमिया था, यस क्रीमिया यूक्रेन का जो जगह था क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट था, इसे रसिया ने अधिग्रहण कर लिया, रसिया कैप्चर कर लिया। रसिया के कैप्चर करने के बाद जो है जो अमेरिका थे या G7 के देश थे वो काफ़ी नाखुश हुए थे, और उसके बाद पहले G8 था, और G8 से जो है रूस को बाहर निकाल दिया गया था 2014 में, क्योंकि रूस ने क्रीमिया का अधिग्रहण किया था, और क्रीमिया पार्ट था यूक्रेन का। तो इसी तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार डिस्प्यूट होता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है उसी तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में होता है। तो उस पर्सपेक्टिव से एक बार इसको देख सकते हैं।
चीन कर्ज में युगांडा की तरह ही डूबेगा श्रीलंका। देखो श्रीलंका में भी अब लगातार चर्चा हो रही है, जिस तरह से श्रीलंका ने कर्ज लिया था चीन से, और श्रीलंका का हम्बन पोर्ट जो है, हम्बन पोर्ट गिरवी रखना पड़ा था आपको चीन को। हम्बन पोर्ट चीन को गिरवी रखना पड़ा था क्योंकि पैसा नहीं चुकाया था श्रीलंका चीन का। चीन इसी तरह से कर्ज में फंसाता है। इससे पहले आपने देखा है युगांडा में भी एक जो है एकमात्र एयरपोर्ट है, युगांडा में एक ही एयरपोर्ट है, और उस एयरपोर्ट पे भी कब्जा कर लिया चीन ने। क्यों? क्योंकि युगांडा ने भी चीन का पैसा नहीं चुकाया। उस तरह का कंडीशन और होगा श्रीलंका में। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है फोनसेका, इनका कहना। अब देखो पाकिस्तान ने 2022 के लिए G77 का अध्यक्षता चुना है। G77 क्या है कि विकासशील देश है या अल्प विकसित देश है, उसका समूह है G77। इसकी अध्यक्षता 2022 में पाकिस्तान करेगी। इंपॉर्टेंट क्या है G77 के बारे में आपको पता होना चाहिए। G77 की स्थापना कब हुई थी, इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है, G77 की मीटिंग कब कब कहाँ कहाँ होती है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जरूर होना चाहिए। देखो ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है। हथियारों के जरिए पाकिस्तान सेना को मजबूत कर रहा चीन। दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट पे चीन और पाकिस्तान आज गहरे दोस्त हैं, क्योंकि भारत की दुश्मनी कहीं न कहीं चीन से भी है और भारत की दुश्मनी पाकिस्तान से भी है। और यही कारण है कि पाकिस्तान को आज स्ट्रॉन्ग कर रहा है चीन, पाकिस्तान को पैसा दे रहा है चीन, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है चीन, ताकि भारत के खिलाफ उसे एक शत्रु मिल रहा है। उसी के संबंधित में ये न्यूज़ है, इसको भी एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।